हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बहुत दिन हो गया मेरा वीडियो बन नहीं रहा था कुछ व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन फिलहाल मैं फिर से शुरू करूँगा। तो आज बहुत दिन बाद जो है, मैं समझता हूँ कि लगभग 2-3 महीने के बाद वीडियो फिर मैं बना रहा हूँ। 4 महीनों से हो गया हूँ। तो आज का चैप्टर होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बच्चों के विशेष कहने पर मैं जो है इसका ओपनिंग कर रहा हूँ। यद्यपि फर्स्ट ईयर का है, ध्यान देंगे लोग। सेकेंड ईयर के लोग भी इसे पढ़ेंगे तो बुराई नहीं है, पर यह है कि यूपी बोर्ड के सिलेबस में ये फर्स्ट ईयर का है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र, शुरुआत हमारे ऐसे करेंगे। दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड पर, हमने लिख दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज, मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर। विनिमय विपत्र, आशय, परिभाषा व लक्षण। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विनिमय विपत्र क्या होता है। विनिमय विपत्र क्या होता है ये जानने के पहले हमें फाउंडेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पर जाना होगा, यानी उसकी एक भूमिका हमें बतानी होगी कि बिल ऑफ एक्सचेंज लॉन्च क्यों किया गया या किस परिस्थितियों में किया गया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, यदि कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, कि आज के व्यावसायिक युग में जहाँ पर प्रतियोगिता बहुत ही ज़्यादा है, जिसको हम बोलते हैं गला काट प्रतियोगिता बहुत ही ज़्यादा है। तो कोई भी व्यापारी ये चाहता है कि हम कम से कम टाइम में अधिक से अधिक अचीवमेंट प्राप्त कर लें, अधिक से अधिक लाभ कमा लें, मार्केट पर अधिक से अधिक मेरा कब्जा हो। इस क्रम में प्रत्येक क्रेता व्यापारी ये चाहता है कि वह जो भी माल खरीदे वह उधार खरीदे, क्योंकि जो पैसा वह माल के लगाने में, माल को खरीदने में जो पैसा वो लगाता, यदि वही पैसा वो कहीं और लगा दे तो उसे थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, व्यवसाय के विस्तार में, व्यवसाय के विकास में उसको थोड़ा सा लाभ मिल जाएगा। परंतु ऐसा तब होगा जबकि यदि उसको माल उधार मिल जाए तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक क्रेता व्यापारी हमेशा इस फिराक में रहता, हमेशा यह चाहता है कि उसे जो भी माल ले, वो जो माल खरीदने जा रहा है वो उसे उधार मिले। ठीक इसके विपरीत विक्रेता व्यापारी चाहता है कि जो माल हम बेच रहे हैं वो हो सके तो पूरा, और नहीं तो उसका अधिकांश भाग नगद हो। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। क्रेता व्यापारी चाहता है कि जो माल हम खरीदे वो उधार खरीदे, ताकि विक्रेता को दिए जाने वाले पैसे का उपयोग कहीं और कर ले। ठीक इसके विपरीत विक्रेता व्यापारी ये चाहता है कि जो माल हम बेचे वो नगद बेचे, ताकि क्रेता से प्राप्त पैसे का उपयोग हम व्यवसाय के विकास में, व्यवसाय के अन्य कार्यों में लगा सकें। अब देखा जाए तो यहाँ पर यह एक विपरीत परिस्थिति है, एकदम अपोजिट। क्योंकि बायर हमेशा ये चाहेगा कि हम क्या करें, क्रेडिट परचेज करें, और सेलर हमेशा ये चाहेगा कि हम कैश सेल्स करें। इसमें कुछ लोग अंग्रेजी मीडियम के भी लोग होंगे, मेरा वीडियो देखेंगे। तो ये क्रेता और विक्रेता यानी कि बायर और परचेजर के बीच जो सिचुएशन है वो है एक अपोजिट सिचुएशन है। इस अपोजिट सिचुएशन में निश्चित तौर पर दोनों लोगों की प्रॉब्लम है। एक की प्रॉब्लम को एक बार में सॉल्व किया जा सकता है, यानी कहने का मतलब यदि क्रेता माल उधार खरीदता है तो विक्रेता नगद पैसा नहीं पाएगा, और यदि विक्रेता नगद पैसा प्राप्त करता है तो क्रेता उधार माल नहीं पाएगा। यानी कि दोनों को समस्या एक दूसरे से टकरा रही है, और इसी के सलूशन के लिए ही लॉन्च किया गया बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि क्रेता के द्वारा विक्रेता से माल तो उधार खरीदा जाता है, यानी क्रेता को विक्रेता माल बेचेगा तो उधार ही बेचेगा, लेकिन उसके बाद वह उसके ऊपर एक विपत्र लिखेगा। उसके ऊपर यानी कि विक्रेता के द्वारा क्रेता के ऊपर एक विपत्र लिखा जाएगा, जिसमें कुछ बातें लिखी जाती हैं, मैं भी बताऊंगा।
वो लिखने के बाद वो क्रेता को देगा, क्रेता उसको एक्सेप्ट कर लेगा, यानी स्वीकृत शब्द लिख करके अपना हस्ताक्षर कर देता है वह विपत्र पे। बाद में वह विपत्र जो है किसी भी बैंक से भी क्रेता के द्वारा भुना लिया जाता है, डिस्काउंटिंग करा लिया जाता है। परिणाम में होता है कि क्रेता को तो माल उधार मिल गया और विक्रेता को पैसा मिल गया, क्योंकि विक्रेता किसी भी बैंक से जो विक्रेता को जानता हो, ध्यान देंगे मेरी बात पर, विक्रेता किसी भी बैंक से उस विपत्र को भुना सकता है जो विक्रेता को जानता हो। कहने का मतलब यह है कि यदि विक्रेता को जानने का आशय यहाँ पर यह है कि विक्रेता को जानेगा नहीं तो वो पैसा बैंक भी देगा नहीं, क्योंकि क्रेता XYZ कोई हो सकता है, और यदि वह विपत्र का पैसा पेमेंट बैंक को न करे तो बैंक उसको ढूंढने कहाँ जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति को बैंक पकड़ना जरूर चाहेगा जो कि विपत्र लेकर बैंक पर गया था। तो कहने का मतलब यह है, ये एक्सटर्नल बातें हैं जो मैं बता रहा हूं तुमको आपको, कि बैंक किसी भी ऐसे व्यक्ति के विपत्र को भुनाता है जिसको वो पर्सनली जानता है, उसके क्रेडिट स्कोर के आधार पर ही वो बैंक उसको ये सुविधा देता है। तो मैं बता रहा था बिल ऑफ एक्सचेंज में विक्रेता यानी कि सेलर के द्वारा बायर को उधार माल बेचा जाता है। इसके क्रम में वह एक विपत्र लिखेगा जिसमें लिखेगा आज से मुझे या मेरी आज्ञानुसार, ध्यान देंगे, आज से मुझे या मेरी आज्ञानुसार एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय पश्चात भुगतान करें जिसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका है। इतना शब्द वो लिखता है। लिखने के बाद वो क्रेता को देगा, क्रेता उस पर लिखेगा एक्सेप्टेड, एग्रीड, ये सब शब्द उसको लिख देगा, लिख करके अपना हस्ताक्षर कर देगा। इसी हस्ताक्षर के साथ ही वह बिल ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट हो जाता है। वही लिखने वाले के लिए बिल्स रिसीवेबल यानी कि BR शॉर्टकट में इसको बोलते हैं प्राप्य विपत्र, हिंदी में उसको प्राप्य विपत्र बोलते हैं, अंग्रेजी में बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको BR बोलते हैं। वो विक्रेता के लिए हो जाता है। दूसरा होता है क्रेता के लिए, वही BP हो जाता है यानी कि देय विपत्र, हिंदी में उसको देय विपत्र और इंग्लिश में उसको बिल्स पेबल, शॉर्ट फॉर्म में उसको हम BP बोलते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि मैं बता रहा था भाई फाउंडेशन क्या कि क्रेता उधार चाहता है, विक्रेता नगद चाहता है। दोनों के बीच का सिचुएशन जो आता है उसे सॉल्व करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज का जन्म होता है। मैंने लिख दिया बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले नंबर आता है मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बेटा टाइमिंग देख लेना। सबसे पहले नंबर आता है, मैंने पहले लिख दिया है, मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो लिख सकते हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय विपत्र एक लिखित शर्त रहित आज्ञापत्र है। विनिमय विपत्र एक लिखित शर्त रहित आज्ञापत्र है जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं तथा जिसमें लिखने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यापारी को यह आदेश देता है कि आप मुझे या मेरी आज्ञानुसार एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय पर भुगतान करें प्रतिफल प्राप्त। तो फाउंडेशन मैंने बता दिया कि लिखा क्यों जाता है, लिखा क्या जाता है वो मैंने मीनिंग बताया कि क्या एक लिखित है, शर्त रहित है, यह एक आज्ञा पत्र है जो एक व्यापारी के द्वारा दूसरे व्यापारी के ऊपर लिखा जाता है और उसमें यह कहा जाता है कि आप हमारे आज्ञानुसार फला टाइम पर इतना रुपया भुगतान करें। क्लियर हो जाना चाहिए, मैं समझता हूं। इसी को हम सीधे बता दे रहे हैं, घबराएंगे नहीं। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 5 के अनुसार विनिमय विपत्र एक ऐसा शर्त रहित आज्ञा पत्र होता है जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं तथा जिसमें लिखने वाला किसी व्यक्ति को आज्ञा देता है कि वह निश्चित धनराशि का भुगतान उससे अथवा एक निश्चित व्यक्ति को उसके आदेशानुसार विपत्र के वाहक को मांगने पर कर दे।
यानी कि ये लिखित है, शर्त रहित है। अभी इसे कैरेक्टर में हम कन्वर्ट और भी कर देंगे। आज्ञा पत्र है जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर भी होते हैं तथा लिखने वाला व्यक्ति ही किसी अन्य व्यक्ति को या अथवा व्यापारी को एक आदेश देता है कि मुझे या मेरी आज्ञा अनुसार एक निश्चित धनराशि का भुगतान करें। मेरा वीडियो मैं समझता हूँ अंग्रेजी मीडियम के लोग भी देखेंगे, ज्यादातर बच्चे हमारे अंग्रेजी मीडियम के ही हैं, तो किताब में हालांकि देख लेंगे, मैं बता दे रहा हूं। ये निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 5 के द्वारा लिखा गया है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज अनकंडीशनल ऑर्डर इन वेटिंग addressed by one person to another, signed by the maker directing and person to pay on demand or after date fix certain sum of money to him or to the order of a certain person or bearer of the instrument। यानी कि दो बातों पर ध्यान देंगे, सर्टन पर्सन और बियरर। लास्ट में हमने पढ़ा है किसी निश्चित व्यक्ति को अथवा वाहक को, किसी निश्चित व्यक्ति को अथवा वाहक को। वाहक कौन होता है? वाहक वह व्यक्ति होता है जो विपत्र लेकर के जाता है। तो उसमें लिखा जाएगा कि मुझे या मेरी आज्ञा अनुसार अन्य व्यक्ति को। अन्य व्यक्ति वही होगा जिसका मैंने उसमें नाम हम लिख देंगे, मिस्टर एक्स को, फलाने को आपको देना है। अथवा हम वो भी नहीं लिखेंगे, किसी का नाम भी नहीं लिखेंगे, हम वाहक शब्द लिख देंगे। तो मुझे या मेरी आज्ञा अनुसार किनारे, फिर मैं बोलूंगा वाहक को, मैं आज्ञा अनुसार नाम नहीं लिखूंगा तो मैं वाहक को बोल सकता हूं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आप मुझे दें या मेरी आज्ञा अनुसार मिस्टर एक्स को दें, या ये भी हम कह सकते हैं कि वाहक को दें। क्लियर? तो बिन विपत्र लिखित शर्त रहित आज्ञा पत्र है जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं तथा जिस पर लिखने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अथवा व्यापारी को यह आदेश देता है कि मुझे या मेरी आज्ञा अनुसार संबंधित व्यक्ति को अथवा वाहक को एक निश्चित धनराशि का भुगतान एक निश्चित समय पर करें। क्लियर हो जाना चाहिए, मैं समझता हूं अब तक। अब इसके बाद नंबर आता है नेचर। ध्यान देंगे, बहुत कम, ज्यादा टाइम का वीडियो नहीं बनाऊंगा। विनिमय विपद के लक्षण। विनिमय विपत्ति के लक्षण। नेचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। नेचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, हर व्यक्ति का नेचर होता है, हर व्यवस्था का नेचर होता है, तो हर वस्तु का नेचर होता है। इसी प्रकार से बिल में विपत्र बिल ऑफ एक्सचेंज का भी कुछ नेचर है, तो हम बतलाएंगे कम से। पहला है लिखित, यानी कि राइटेड। पहला है लिखित, रिटर्न। दूसरा है लेखक या आहर्ता, मेकर और ड्रावर। लेखक या आहर्ता, राइटर और ड्रावर। तीसरा स्वीकर्ता हो जाना चाहिए, मैं समझता हूं। इसको आहार ही बोलेंगे, घबराएंगे नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें हम। स्वीकर्ता या आहारी, इसको एक्सेप्टर और ड्रावी। चौथा हो जाएगा
लिखने वाले के हस्ताक्षर, लिखने वाले के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ राइटर, ड्रावर, सर्टेन डेट, निश्चित तिथि, सर्टेन डेट, अगला हो जाएगा निश्चित धनराशि, निश्चित धनराशि, सर्टेन मनी, अमाउंट कह सकते हैं, सर्टेन अमाउंट। सातवां हो जाएगा तीन पक्षकार, थ्री पार्टी, थ्री पार्टीज। आठवां हो जाएगा हस्ताक्षर, निश्चित अवधि, निश्चित तीन पक्षकार, ट्रांसफरेबल यानी कि हस्तांतरणीय, लिख सकते हैं हस्तांतरणीय, हस्तांतरणीय। लिखित तो हमने लिख ही दिया। अनकंडीशनल ऑर्डर, शर्त रहित है, शर्त रहित क्या रहित आज्ञा, अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर, भुगतान, रेशन, भुगतान, पेमेंट, नंबर पर लिख सकते हैं एक्सेप्टेंस, स्वीकृत, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, प्रतिफल, प्रतिफल, कंसिडरेशन, एक लास्ट है टिकट। टिकट ध्यान देंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है जरूर, लेकिन कोई बात नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। विनिमय विपत्ति के लक्षण में हम चर्चा कर रहे थे। सबसे पहला बात होती है लिखित, यानी कि विनिमय विपत्र लिखित ही होगा, ये वर्बल नहीं हो सकता। हम जितनी बात अभी बतलाए हैं इतना बात हम आपको बोल दें और आप उसको एक्सेप्ट कर लें, आप मान लें, तो फिर हम उसको विद ऑफ एक्सचेंज नहीं कहेंगे, यानी यह वर्बली नहीं हो सकता। इसके लिए एक डीड की तरह लिखना अनिवार्य होगा, यानी कि लिखित होगा, इसका कैरेक्टर है। दूसरा है लेखक या आहर्ता। इसको लिखेगा कौन? वह व्यक्ति जो माल आपको बेचा हो, यानी जो माल बेचा हो अथवा उधार पैसा दिया हो, उस कंडीशन में भी लिखा जाता है। कभी कभी एकोमोडेशन बिल भी लिखा जाता है, जिस पर अभी हमने कोई चर्चा आज नहीं किया है। सहायता भी लिखा जाता है,
तो कहने का मतलब यह है कि लेखक या आहर्ता, वो व्यक्ति जो विपत्त लिखता है उसको हम लेखक बोलेंगे, राइटर कह सकते हैं। आहर्ता बोलेंगे, इसको ड्रावर बोलेंगे। विनिमय विपत्त की भाषा में उसको हम आहर्ता बोलते हैं। विनिमय विपत्त की भाषा में उसको हम आहर्ता बोलते हैं। तीसरा स्वीकर्ता या आहारी। ये दोनों व्यापारिक शब्द हैं, एक ही शब्द है, मतलब स्वीकर्ता इसलिए क्योंकि वो विपत्त को स्वीकार किया दूसरा व्यक्ति। स्वीकर्ता इसलिए है क्योंकि मैंने विपत्त लिखा और उसने स्वीकार किया, तो उसको हम स्वीकर्ता बोलेंगे। और आहारी, विनिमय विपत्त की भाषा में उसको आहारी बोलेंगे। आहारी का मतलब यह है कि वह व्यक्ति है जो हमसे माल खरीदा है, मेरा वो डेप्टर्स है, तो उसको हम डेप्टर्स भी बोलते हैं। क्योंकि मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, विनिमय विपत्त की भाषा में उसको ड्रावी बोलेंगे। यद्यपि ड्रावी वही होता है जो डेप्टर्स है, जो डेप्टर्स है वही ड्रावी है, पर यहाँ पर हम डेप्टर्स में बोल करके ड्रावी बोलते हैं। एक्सेप्टर ही बोलते हैं क्योंकि इसलिए क्योंकि विपत्त को उसने स्वीकार किया है। अगला है लिखने वाले के हस्ताक्षर। इसके कैरेक्टर में है, हम विपत्त लिखें और अपना हस्ताक्षर न करें तो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। वो विनिमय विपत्त का नाम उसे हम दे नहीं सकते। वो विनिमय विपत्त तभी होगा जबकि हम उस पर अपना हस्ताक्षर करें, यानी कि लिखने वाले का हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। अगला है निश्चित तिथि। एक फिक्स डेट होता है कि हमें कब पेमेंट आप करेंगे, कब पेमेंट आप करेंगे। यद्यपि इसके पेमेंट में 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है जो कि विनिमय साध्य बिलिंग अधिनियम के द्वारा हमें दिया गया है, उसको ग्रेस डेट बोलते हैं। वो तो क्वेश्चन लगवाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा। ये जानेंगे कि एक निश्चित तिथि होती है कि आप हमें फला 20 मार्च को, 15 मई को, ऐसे ही कोई टाइम रहेगा कि उस टाइम पे आप हमको भुगतान करें, यानी इसकी निश्चित तिथि होती है। निश्चित धनराशि, धनराशि भी है फिक्स, 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, 1 लाख दीजिए, ऐसा हम नहीं कह सकते कि कुछ धनराशि दीजिए, वो मान्य नहीं होगा। धनराशि भी निश्चित होगी। 3 पक्षकार, यद्यपि इसके बाद में मैं अलग से भी बता दूंगा। कुल मिला के विनिमय विपत्त के 3 पक्षकार होते हैं, एक ड्रावर, एक ड्रावी, यहां आप देख भी सकते हैं, एक ड्रावर हुआ है, एक ड्रावी हुआ है। एक और होता है इंडोर्सी ऑब्लिक पेई। तो इंडोर्सी ऑब्लिक पेई वह व्यक्ति होता है जिसको हम विपत्त का बेचान कर दें या जिसको विपत्त की धनराशि प्राप्त करने का अधिकार दे दें। विपत्त की धनराशि प्राप्त करने का अधिकार यदि किसी को देते हैं तो उसको हम पेई बोलेंगे, और सीधे उसको विपत्त का बेचान कर देंगे तो हम उसको इंडोर्सी बोलेंगे। तो हिंदी में उसको बेचान प्राप्त करता या भुगतान प्राप्त करता बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको इंडोर्सी ऑब्लिक पेई बोलते हैं। अगला हस्तांतरणीय। विनिमय विपत्त ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफरेबल ना होता तो इंडोर्सी का जन्म ही नहीं होता। हमने आप पर लिखा, आपने स्वीकार कर लिया विनिमय विपत्र मेरा है, लेकिन मैं मिस्टर एक्स को बेच सकता हूं, मिस्टर एक्स उसको वाई को बेच सकते हैं, वाई उसको जेड को बेच सकता है, जेड उसको ए को, ए बी को, या इस तरह से वो ट्रांसफरेबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त रहित। शर्त रहित का मतलब होता है इस पे कोई शर्त मान्य नहीं होता। यदि हम शर्त लगा दे तो फिर उसको विनिमय विपत्र नहीं कहा जा सकता। अनकंडीशनल ऑर्डर है ये। अगला है भुगतान। भुगतान इसका तो किया ही जाता है, भुगतान वही करेगा जो स्वीकार किया है। कौन करेगा? जो स्वीकार किया है, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर ही इसको भुगतान करता है। स्वीकृत। हमने विनिमय विपत्र लिखा है, आप उसको स्वीकृत न करें तो उसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि स्वीकृत होना भी अनिवार्य है। प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब यह है कि हम उस पर लिखते हैं प्रतिफल प्राप्त, कि मैं मतलब वह ट्रांजैक्शन पूरा हो चुका है, हम आपको माल बेच चुके हैं। प्रतिफल का मतलब यही होता है कि वो कंडीशन पूरी की जा चुकी है। अगला है टिकट। इस पर एक निश्चित धनराशि का टिकट भी लगता है, वो तो विपत्त पर निर्भर करता है कि कितने पर कितना लगता है, वो तो समय समय पर परिवर्तन भी होता रहता है, तो वो हम नहीं कह सकते कि कितने रुपए का लगेगा, पर टिकट लगता है, एक कंफर्म हो गया। तो आज का वीडियो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टाइम को देखते हुए। हमने बताया फाउंडेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, कि मन में बिल ऑफ एक्सचेंज का जन्म क्यों हुआ। मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है, वो क्यों मतलब किस वे में होता है, कैसे होता है, मैंने बताया। डिफिनेशन हमने बताया, और लक्षण यानी कि कैरेक्टर, कि विनिमय विपत्त का क्या कैरेक्टर है। तो आज के वीडियो के लिए काफ़ी है, फिर मैं प्रयास करूंगा कि सप्ताह में 1 या 2 वीडियो तो हम डालते ही रहेंगे।
बीच में किसी कारण से रोक दिए थे, कोई बात नहीं, थैंक यू। पर मैं चाहूँगा कि मेरा वीडियो लाइक हो, सब्सक्राइब हो और जो भी हेल्प इस वे में कर सके करिएगा। ओके।